बाजार पे एक नजर डाली और एक बढ़िया ट्रेडिंग सेशन यूएस में भले ही सुस्ता रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला और निफ्टी अपनी एक रेंज में सुबह से ट्रेड कर रहा है और लगातार मजबूती बनाए हुए है। 16,543 का इस वक्त का लक्ष्य है और इसमें स्ट्रेंथ अभी भी है और तमाम जानकारी कह रहे हैं कि एक रेंज है जिसके बीच में ट्रेड कर रहा है। अपर रेंज कुछ लोगों को 650, कुछ लोगों को 700 तक की लगती है। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 पॉइंट की मजबूती है, 36,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही फेवरेबल है, 1.7:1 का रेशो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। बाजार में सबसे ज़्यादा मदद कहाँ से आ रही, कौन सबसे ज़्यादा बाजार को ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहा है, उसमें इंडसइंड बैंक का हाथ है। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी की तरफ से अच्छी मजबूती प्रदान की जा रही है, जबकि रिलायंस की तरफ से थोड़ी सी नरमी है नतीजों से पहले। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा और एसबीआई लाइफ की तरफ से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ सेक्टर्स पे भी नज़र डालते हैं जो बाजार को ज़्यादा परफॉर्मेंस में मदद कर रहे हैं, जिसमें सरकारी बैंक, ये एक ऐसा सेक्टर है निफ्टी पीएसयू बैंक का जो बहुत दिनों से लगातार आउट परफॉर्म बनाए हुए। केनरा बैंक, आईओबी, यूनियन बैंक, यूको बैंक, इन तमाम बैंकों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। स्टेट बैंक भी पीछे नहीं, उसमें भी आधा % की मजबूती है। इसके बाद फिर कंज्यूमर वाले स्टॉक्स में है, जिसको सन टीवी, जी, डिस, पीवीआर जैसे शेयर्स में अच्छी मजबूती यहाँ पे दिख रही। कमजोरी कहाँ है? फार्मा और एनर्जी में। ये दो सेक्टर्स थोड़े से लगाड़ बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बाजार को इस वक्त अगर आपको अप्रोच करना है तो क्या नज़रिया रखना चाहिए? बातचीत करेंगे हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के एवीपी नीलेश जैन है। नीलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या निफ्टी दायरे में फंस रहा है क्या, या यहाँ से वो कुछ थोड़ा सा सांस ले रहा है, इसके बाद फिर एक बड़ी तेजी की तरफ बढ़ेगा? नमस्कार नीरज जी। देखिए, लगातार अगर हम देखें तो 5वें कंसेक्यूटिव सेशन हमें बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज के सेशन में जो बढ़त है वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा थकता हुआ नजर आ रहा है बाजार, और एक डोजी कैंडल डेली चार्ट पे निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए इस पर्टिकुलर रैली को, और थोड़ा सा पॉज के चलते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। 16,450 से लेकर अगर 400 की रेंज में आता है, उसका मतलब ये हुआ कि कल जो बड़ी गैप अप हमने देखी थी, गैप अप ओपनिंग, वो गैप फिल होता हुआ नजर आएगा और उसके बाद एक बार के लिए फिर से तेजी, फ्रेश तेजी उसके बाद करने की सलाह होगी। इन लेवलों पर कोई फ्रेश ट्रेड इंडेक्स लेवल पे नहीं होगा, थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी चाहिए। जिस हिसाब से एक तरफा रैली लगभग 550 पॉइंट की रैली हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देख चुके हैं, तो इन लेवलों पर कोई कंफर्ट नहीं आ रहा है। लेवल्स के ऊपर नजर डालें तो 16,400 का नेक्स्ट सपोर्ट है। ऊपरी स्तर पर 16,600 के पार निकलेगा, उसके बाद यहाँ से 200 पॉइंट की और रैली हमें देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में देखिए अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुका है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 36,400 के आसपास का है, और आज के हाइज भी देखिए तो उन्हीं लेवलों के आसपास के बनते हुए नजर आए। अब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉज आना चाहिए ट्रेंड के अंदर, और एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 36,400 का लेवल पार होगा, उसके बाद ही एक नई तेजी की हमें शुरुआत देखने को मिलेगी। उसके बाद 37,000 तक के टारगेट निकल के आएंगे। इन लेवलों पर बैंक निफ्टी पे भी थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, थोड़ी गिरावट हो जाने दीजिए। करेक्शन टूवर्ड्स अगर 35,800, 35,600 आता है तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रेश खरीदारी की बनती हुई नजर आई। नीलेश, आपने कहा निफ्टी में एक दोजी कैंडल बन रही है, इसका क्या मतलब होता है? दोजी कैंडल मतलब अब मार्केट रुक जाएगा, यहाँ पे फंस जाएगा? देखिए, डोजी कैंडल बेसिकली तब बनता है जब आप जिन स्तरों पर ओपन हुए, आपका क्लोज भी उन्हीं लेवलों के आसपास हो रहा है, और थ्रू आउट दी डे निफ्टी ने ऊपर और नीचे दोनों साइड के मुंह दिखाए हैं। उस वजह से यहाँ पे हमें टेल्स देखने को मिले हैं, और ये प्लस साइन की तरह डोजी कैंडल दिखता है। अगर आज की क्लोजिंग 16,540 के लेवल के आसपास होती है तो ये एक डोजी कैंडल की कंफर्मेशन हो जाएगा, और ये कैंडल ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर एंड सेलर थोड़े से इनडिसिजननेस उनके अंदर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से कन्विक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक रैली के बाद डोजी बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। तो दोजी कैंडल का मतलब है कि इनडिसाइसिवनेस है, तय नहीं कर पाने की किस तरफ जाएंगे, और अगर ओपन और क्लोज सेम है तो वो कैंडल बनेगा। प्लस का निशान है, फुल फ्रेम में दिखाएंगे तो वो कैंडल दिखेगा जिसमें प्लस जैसा निशान आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन नीलेश, क्या टाटा कम्युनिकेशन और इंडसइंड बैंक में जहाँ पे आज बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है, इनको कोई चिंता नहीं दोजी कैंडल की? इंडेक्स लेवल पे देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं
चिंता जरूर नजर आएगी। स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक मेरा ये मानना है कि जो मोमेंटम हमने देखा है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में, वो यहाँ से भी कंटिन्यू होना चाहिए। जिस स्टॉक का आपने जिक्र किया इंडसइंड बैंक, नतीजों के बाद बहुत ही शानदार यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो मोमेंटम है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ से और कंटिन्यू होना चाहिए। 970 से लेके 1000 तक के लेवल अभी भी यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि 7% के उछाल के बाद इन लेवलों पर फ्रेश खरीदारी की सलाह तो बिल्कुल नहीं होगी। किसी के पास अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, बने रह सकते हैं। 910 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टाटा कम्युनिकेशन देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। इसकी खास बात यह है कि आज के वॉल्यूम देखिए तो लगभग पिछले 6 महीनों के हाईएस्ट वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 43 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम अभी तक हो चुके हैं। और यहाँ पे जो मोमेंटम है 1150 से लेके 1200 तक का हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी सिमिलर राय होगी। जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, और फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो थोड़ी सी गिरावट 1040 1020 के रेंज में आ जाने दीजिए, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को 1000 1010 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं। नीलेश, एक स्टॉक है एबीबी इंडिया, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी लगातार बनी, और अभी ये 2740 पर ट्रेड करा है। थोड़ा सा बड़ा चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब, 1 महीने का, 2 महीने का, इस तरह से, और इसमें हाईस पे हाई लगते जा रहे हैं। क्या इस ये वो कौन सी आप लोग बताते हैं, ब्लू स्काई टेरिटरी में पहुंच गया है क्या ये? बिल्कुल नीरज जी, मेरे रडार पे भी आया था। इसका चार्ट मैंने भी ऑब्जर्व किया। इनफैक्ट आप सारे ही एमएनसी स्टॉक्स को देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम पिछले एक सप्ताह में हमें देखने को मिला है। चाहे वो जिलेट ले लीजिए, सीमेंस ले लीजिए, जो ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब एबीबी की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, क्लियर कट सेक्युलर अपट्रेंड जिसे हम कहते हैं, उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक ब्लू स्काई जोन, अनचार्टेड टेरिटरी आप इसे कह सकते हैं। अब इन लेवलों पर ऊपरी स्तरों पर जिस हिसाब से स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, 3000 तक के लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए इस प्रकार के उछाल के बाद तो डेफिनेटली हम एडवाइज नहीं करते हैं, बट ये एक ऐसा काउंटर है जिसे एक स्टैगर्ड वे में हर गिरावट पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इसने पिछले कुछ एक सालों में दिखाया है। गोइंग फॉरवर्ड भी अगर आप नेक्स्ट 6 to 8 मंथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3000 के पार बहुत जल्दी जाता हुआ नजर आ सकता है। नीलेश, इसी का एक जोड़ीदार है सीमेंस, उस दोनों चार्ट एक साथ दिखाएगा साहब, वो भी बहुत ही बढ़िया उसने प्रदर्शन अब तक दिखाया है। ये देखिए साहब, ये भी 2700 रुपये के भाव पे। तो अच्छा, इन दोनों में चुनना हो तो कौन सा चुने, सीमेंस या एबीबी? देखिए दोनों में चुनाव करना डिफिकल्ट होगा। मैं तो कहूंगा 50-50% दोनों को ही ऐड कर लीजिए, क्योंकि जब एमएनसी स्टॉक चलते हैं तो अमूमन हम सारे ही एमएनसी स्टॉक में इस प्रकार का मोमेंटम देखते हैं। बट देखिए अगर दोनों में चुनाव करना, वैसे जैसे कि मैंने कहा डिफिकल्ट होगा, बट फिर भी अगर मुझे लेना है तो सीमेंस में इन लेवलों पर थोड़ा सा प्रीफर करूंगा, क्योंकि एबीबी काफी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी दिखा चुका है। सीमेंस को खरीद के चल सकते हैं। यहाँ पे भी 3000, एक कोइंसिडेंस है कि दोनों ऑलमोस्ट 2700 के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। दोनों पे ही 3000 तक के टारगेट हमें नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में देखने को मिल सकते हैं, और दोनों पे ही खरीदारी की राय होगी, बट एक स्टैगर्ड वे में खरीद के चले तो ज्यादा बेटर होगा। दर्शकों की थोड़ा मदद और करते हैं। एक और चॉइस है इसी सेगमेंट की कंपनी बीएल, वो भी ऑल टाइम हाई पे है, 264-65 रुपये पे पहुंच गई है। तो अगर एक मान लीजिए हाई टिकट साइज में नहीं जाना चाहते तो ये चलेगा? बिल्कुल बेहतरीन पिक होगी नीरज जी, सही स्टॉक आइडेंटिफाई किया है आपने। इसका कारण मैं बता दूं, 20 अप्रैल 2022 को इस पर्टिकुलर काउंटर ने अपने हाई बनाए थे 260 के, और उस हाई को आज के सेशन में ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले 3 से 4 महीनों का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। इसे इन लेवलों पर भी लिया जा सकता है, गिरावट पे भी ले तो बेटर होगा, और जिनके एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल बने रहे। अब यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, लगभग 300 तक के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन पिक साबित हो सकती है। डेफिनेटली से करंट लेवल पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। जो 3 स्टॉक आपने डिस्कस किए, उन तीनों में सबसे अगर प्रीफर्ड बेट होगी तो होगा बीईएल, और जो स्टॉप लॉस रखना होगा 255 के नीचे। ओके, तो 3 कैपिटल गुड्स की धांसू कंपनियां, और तीनों में ही आप देखिए बहुत अच्छे पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसमें से बेस्ट अगर आपको ट्रेड के लिए लेना है या स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो आपको बीएल की तरफ जाना चाहिए। अभी मुझे ध्यान है कि कुछ दिन पहले रिजल्ट्स के आसपास ये 240-45 के आसपास चल रहा था, 265 रुपये पर ट्रेड करा। देखिए कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ बनती दिख रही। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों की मदद करने के लिए और 3 बेहतरीन स्टॉक्स पे अपनी राय देने के लिए। चलिए, बातचीत आज की कंपनी पे होगी जिसका नाम है सिंजीन इंटरनेशनल। कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं। नतीजे मिले जुले या रादर वीक कहेंगे। वीक इसलिए क्योंकि कोविड के दौरान जो बहुत सारी दवाइयाँ और चीज़ें थी, अब वो सिस्टम से बाहर है, तो उसकी वजह से नतीजे आपको रीएडजस्ट होते हुए दिखेंगे। रेवेन्यू में
बढ़त जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मुनाफा काफ़ी कम हो रहा है और उसका दबाव इसमें देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीईओ महेश भालगट। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। मुनाफा 4% नीचे आ गया है और साल दर साल अगर आप देखें तो सब सीक्वेंशियल बेसिस पे काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, क्योंकि अब वो कोविड वाला दौर ख़त्म हो गया, तो Q4 वाले जो सिस्टम्स थे वो बाहर हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयाँ इससे बाहर निकल रही हैं, रेमडेसिविर नहीं हो रही उतनी। तो आपके हिसाब से इस क्वार्टर को आप कैसे एनालाइज करें, कैसे असेस करेंगे? तो पहले मैं सीक्वेंशियल बेसिस पे डिस्कस करना चाहूंगा। सीक्वेंशियल बेसिस पे जैसे कि आपको पता है, हम एवरी ईयर हमारा जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो सर्वोत्तम क्वार्टर होता है। इसकी वजह से ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वार्टर में जो डिक्लाइन होना है वो तो साधारण तरीके से नॉर्मल परफॉर्मेंस ही है हमारे लिए। आप अगर ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन किया जाए तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर में बहुत अधिकतम सेल्स जो हमारे थे वो रेमडेसिविर के थे, और रेमडेसिविर के सेल्स ऑफ कोर्स इस लास्ट क्वार्टर में तो बिल्कुल ही नहीं रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एक तो महामारी का प्रभाव भी कम था और वैक्सीन्स का असर भी ज्यादा रहा है। इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनफैक्ट हमने जो एक्सपेक्ट किया था अंडरलाइन परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो है। और मैं उसका जरा आपको नंबर्स दोहरा दूं कि अगर रेमडेसिविर का प्रभाव बाहर करते हैं तो इस तिमाही में जो परिचालन के अंडरलाइन परफॉर्मेंस है वो था लगभग 30% रेवेन्यू पे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 31% की वृद्धि है। तो ये जो रेमडेसिविर का वन टाइम इफेक्ट है, जो हम बिल्कुल जानते हैं कि ये रेमडेसिविर आफ्टर द पैंडेमिक तो रहेगा नहीं, उस बेसिस पे रिजल्ट्स को रेमडेसिविर के बेसिस पे ही कंपेयर करने की जरूरत है। वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अंडरलाइन परफॉर्मेंस देखा जाए, और उसके नंबर्स इसलिए मैंने आपको दोहरा दिए हैं। जी, आपके जो चारों सेगमेंट हैं उनके बिजनेसेस को अगर हम अलग अलग समझने की कोशिश करें तो उसमें एक जो मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट वाला है जिसपे आप लोगों को फोकस भी बहुत ज़्यादा है, उसका कैसा प्रदर्शन रहा? तो इस क्वार्टर में एक्चुअली ऑल 4 डिविजन्स का अच्छा प्रभाव रहा है। हमने देखा है कि डिस्कवरी सर्विसेज जो कंटिन्यूसली ग्रो होता है उसी तरह का ग्रोथ देखा है। डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी देखा है, और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो आपने जो देखा होगा कि हमने जोएटिस के साथ जो 10-year डील साइन किया है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में आगे बढ़कर और भी ग्रोथ दिखेगा। वो जो जोएटिस का डील है उसका ऑफ कोर्स FY23 में बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि वो FY24 से उसके फुल कंट्रीब्यूशन शुरू होंगे। फिर भी अगर आप देखो तो जो रेवेन्यू गाइडेंस हमने इंक्रीज किया है ये चारों डिविजन्स के ग्रोथ और आउटलुक की वजह से ही किया है। मैं जी, आपने अपने एनुअल गाइडेंस रेवेन्यू के बढ़ाए हैं और उसको 10-12%, 12% से बढ़ा के हायर साइड में लेके 13-14% तक कर दिया है। इस भरोसे के पीछे के क्या कारण है? तो अधिकतर 2 फैक्टर्स है। एक तो आउटलुक जो हम देख रहे हैं, डिमांड पिक्चर काफी अच्छा है चारों डिविजन्स के लिए, डेडिकेटेड सेंटर्स के लिए भी, और ऑफ कोर्स जैसे हमने बात की डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए भी। उसके साथ साथ रूपी अप्रिसिएशन जो है वो हमारा ऑफ कोर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो हमारा होता है वो US डॉलर में होता है, रूपी अप्रिसिएशन का, रूपी डिप्रिसिएशन रादर का बेनिफिट भी हमें टॉप लाइन पर मिलेगा। उसकी वजह से ये दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देख के गाइडेंस को मिड टीन्स से हाई टीन्स की तरफ बढ़ाया है। परफेक्ट। तो करेंसी का भी एक एडवांटेज आपको जरूर मिलना चाहिए, मिलेगा भी। अच्छा, डील्स की क्या सिचुएशन रही लास्ट क्वार्टर में? कोई नए कॉन्ट्रैक्ट हुए या जोएटिस का इतना बड़ा डील साइन करने के बाद और कोई डील तो उतना बड़ा तो है नहीं जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डील है जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के जो बिजनेस है हमारा, उसके लिए ये सबसे सर्वोत्तम डील है। ऑल्सो इसका महत्वपूर्ण ऐसा है कि ये एनिमल हेल्थ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनिमल हेल्थ में बायोलॉजिक्स मेडिसिन प्रोवाइड करना ये अभी भी नई चीज है,
और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइन बोथ जोइटिस के लिए भी और सिंजिन के लिए भी। आपका जो दूसरा प्रश्न था इन टर्म्स ऑफ बाकी किस टाइप का ग्रोथ देख रहे हैं, किस टाइप का क्लाइंट फेसिंग वर्क देख रहे हैं, दोनों टाइप का देख रहे हैं हम। ये जोइटिस जैसे कि बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल हेल्थ कंपनीज है, और काफी सारी छोटी कंपनीज भी देख रहे हैं जो ये जो इमर्जिंग बायोटेक सेक्टर जो हम बोलते हैं, जिनके पास ज्यादातर खुद के एसेट्स नहीं होते हैं पर आइडियाज होते हैं और वर्क करने के लिए, सीआरओ वर्क करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, उसका भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। और इसका हमें ग्रोथ दिख रहा है हमारे इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी सर्विसेज में, वहां पर भी हम क्लाइंटल बढ़ा रहे हैं उस टाइप का। महेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ग्लोबल पिक्चर में, जहाँ पे सप्लाई और प्राइसिंग बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत वोलेटाइल रही है, अब धीरे धीरे सॉफ्टन हो रही है, सप्लाई भी ईज हो रही है और जो बहुत ज़्यादा केमिकल प्राइसेस हाई गए थे अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप लोग कैसे आउटलुक लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट डालेगी आपके रेवेन्यू स्ट्रीम में? ग्लोबली आई थिंक अगर देखा जाए तो जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है वो तो हम लोग भी फेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो इम्पैक्ट है वो अलग है। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो तो हमें भी सहन करने पड़ रहे हैं। काफी तर हमारे जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो पास थ्रू होते हैं, यानी कि दे आर पास्ड ऑन टू आवर एंड कंज्यूमर्स विच आर द कंपनीज जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट हम पर बहुत ज्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स दूसरा जो है कि हमने अभी सेल्स फोर्स का प्रेजेंस बढ़ाया है और सेल्स एक्टिविटी भी बढ़ाई है, तो ये जो ट्रैवल कॉस्ट है और उस तरह का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहा है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, उसका भी ऑफ कोर्स हम कॉस्ट प्रेशर्स तो देख ही रहे हैं। दिस इज नो डिफरेंट देन जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है वही हम भी फेस कर रहे हैं। भाई जी, एक लास्ट क्वेश्चन, चूँकि आपके हैदराबाद यूनिट 3 का एक्सपेंशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो एक सवाल ये कि उसका कमर्शलाइजेशन कब से शुरू होगा और वो रेवेन्यूज बुक में कब दिखना शुरू होंगे? जो फेजेस जो हमने लाइव किए हैं हैदराबाद में, जो फेज 3 था और उसके पहले जो फेज 2 फेज 1 था, फेज 2 फेज 1 का तो पूरा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आ चुका है। फेज 3 में अभी हम रैंप अप कर रहे हैं, तो FY23 के एंड तक उसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन आने शुरू हो जाएगा। तो हमारे ऑलरेडी जो प्लान्स है और जो आउटलुक है उसमें हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी सर्विसेज के जो क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं वो हम अधिकतर हैदराबाद से ही सर्व कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ हम ऑलरेडी हैदराबाद में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की और अच्छे से समझाया कि जोइटिस की डील के बाद अभी फिलहाल कोई डील नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी डील है और कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से लौट के आके देखेंगे कि मार्केट के हालचाल क्या है और फिर कमाई के अड्डे की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल मार्केट में 30 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 16,547 पर ट्रेड कर रहा है। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. अब बस 4 क्लिक्स में पाइए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी योनो के साथ, वो भी बिना किसी ब्रांच विजिट के। आज ही SMS करें एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। Presenting Vito Fans. Vito since 1967. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अरे मनीष जी, आप समझ नहीं रहे हो, 2 महीने से घर खाली पड़ा हुआ है। घर रेंट पे देना है और ये अब तक ब्रोकर के पीछे पड़ा हुआ है, और मैंने नो ब्रोकर पे बिना ब्रोकरेज के एक अच्छा टेनेंट ढूंढ भी लिया। भला हो उस रिलेशनशिप मैनेजर का, सारा काम तो उन्होंने ही कर लिया। घर रेंट करना है, नो ब्रोकर पर फ्री में घर लिस्ट करो। ब्रोकरेज क्यों देना, नो ब्रोकर है ना। गुड्डू दा बर्थडे भूल नहीं सकते।
ज्यादा जोर नाल मुंह खोल नहीं सकती। क्या करे, घर पर आया है पर गुड्डू तो अपना है। हैप्पी बर्थडे। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। पहले आया खेल, फिर ताऊ का निकला तेल, सीमेंट से बनाया प्लान, फिर भी गिर गया मकान। सॉरी अंकल जी। पहले आता है सरिया, फिर सीमेंट की बारी। घर बनाते समय सीमेंट से पहले सरिया की सोचे, सिर्फ कैप्टन TMT ही लगाएं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार में इस वक्त देखिए बिल्कुल फ्लैट या 13, 14, 15 पॉइंट की यहाँ पे तेज़ी बनती चल रही है। और इस बीच खबर आ रही है कि इटली के प्रधानमंत्री द्रागी ने रिज़ाइन कर दिया है। दरअसल जब वो बने थे तमाम पार्टियों के सहयोग से, तो उसके बाद फिर से उनके खिलाफ अविश्वास हो गया था। और उस अविश्वास के चलते ऐसा कल रात में ही लग रहा था कि वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि उनके पास वो मैंडेट नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है। इसलिए फाइनली उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है। तो ये एक और कह सकते हैं आपकी यूरोपीय देशों में जो संकट चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस, युद्ध का क्राइसिस, उसमें एक चीज़ ये और ऐड हो गई है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। और अब इसके बाद जो है जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो इसको फिलहाल देखेंगे। और फर्दर अब स्नैप पोल की तरफ देश बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि अक्टूबर में होने की संभावना है। तो ये एक अपडेट हमने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसे वक्त में इस्तीफा हुआ है जब यूरोप ऑलरेडी एक मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है। तो देखते हैं क्या होता है। खैर तस्वीर बनती है, हमने कहा आपको जानकारी देनी चाहिए। लेकिन वीरेंद्र बिल्कुल तैयार हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर कमाई के अड्डे में हर्षदा और वीरेंद्र आपके लिए मिलकर बनाएंगे बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजीज। छोटा सा एक ब्रेक। अब बस 4 क्लिक्स में